एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। बात ट्रांसपोर्ट की करते हैं तो आपको याद आता है कि आप यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट हर दिन। तुम अपने स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मी जो भी ऑफिस जा रहे हैं वो ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। हमने सड़क का इस्तेमाल किया, हमने रेलवे का इस्तेमाल किया, हमने एरोप्लेन्स का इस्तेमाल किया, हमने वाटरवेज का इस्तेमाल किया। ऑल इज ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं है? तो बिना ट्रांसपोर्ट के क्या हमारा जीवन चल सकता है? शायद नहीं नहीं नहीं। तो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोगों को ले जाना, गुड्स को ले जाना, एनिमल्स को ले जाना, मूव करना। सोचिए आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ना करे, सिर्फ हार्ट में ही सारा ब्लड आके रुक जाए तो क्या होगा? क्या हम जीवित रहेंगे? क्या हमारे और ऑर्गन्स काम करेंगे? हाथ, पैर, नाक, कान काम करेंगे? जवाब है नहीं काम करेंगे। तो उन तक क्या करना है? आर्टरीज एंड वेन्स की मदद से हार्ट को उन तक ब्लड सप्लाई पहुंचानी है और वहां से वेस्ट कलेक्ट करके फिर प्योर करना है। यही काम करता है, यही आर्टरीज एंड वेन्स का काम करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ कंट्री। मतलब चाय तो बन रही है आसाम में, पर पी रहे हैं पूरे भारतवासी। भारतवासी नहीं, इवन विश्व में भी, मतलब हम इंग्लैंड में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी चाय बेच रहे हैं, टी बेच रहे हैं। तो बन तो आसाम में रही है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से वो सब पहुंचा रहा है। अब पेट्रोल इंडिया में कम पाया जा रहा है और पेट्रोल ईस्टर्न मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत पाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से पेट्रोल आपके घर के आसपास के पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। आइए इंपॉर्टेंट समझते हैं। ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मदद करता है। मतलब जहां पे रिसोर्सेज तैयार हो रहे हैं, अगर वहीं पड़े रह जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। उठ करके रिसोर्सेज वहां चले जाएं जहां उसकी जरूरत है। सोचिए नदी के किनारे खूब सारी बालू रखी है, ध्यान से सुनिएगा। नदी के किनारे खूब सारी बालू है, रेत है, और आपका मकान बन रहा है, तुम्हारा घर बन रहा है। क्या करते हो? रेत या बालू वहां जो नदी के किनारे है वहां से उठ करके तुम्हारे घरों तक आ जाती है जहां तुम्हारा मकान बन रहा है, और सीमेंट में जोड़ करके मकान तैयार। देखा? तो वो रिसोर्स वहां इतना यूजफुल नहीं था, पर तुम्हारे घर जहां बन रहा था वहां उसका बहुत यूज है, पर ट्रांसपोर्ट की मदद से तुम्हारे घर तक पहुंचा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करने में मदद करता है ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन करने में मदद करता है। आपका शहर फैलता जा रहा है। आप जब छोटे थे तो आसपास कम मकान थे, धीरे धीरे और मकान बनते चले गए, और जितना आप दूर जाइए, आप जितना शहर के बाहर निकलिए, देखिए शहर फैलता जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से हो रहा है, और नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ने स्केर्सिटी ऑफ गुड्स की समस्या दूर कर दी है। अब चीजों की कमी नहीं है, ना फूड ग्रेन्स की और ना किसी और चीजों की। आपको कुछ भी सामान चाहिए, आप फोन घुमाइए, यहां अपना ऐप खोलिए, क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट खोल लीजिए, अमेजॉन खोल लीजिए, ब्लिंकिट खोल लीजिए, आपके घर पर सामान पहुंच जाएगा। तो अब किसी चीज की स्केर्सिटी नहीं है, सिर्फ पैसे की जरूरत है, सारी समस्या खत्म। तो ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। आप किसी इकोनॉमी को, जहां भी कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप देखिए आपके शहर के चारों तरफ सड़कें बन रही है। आप शहर के बाहर निकलिए, चौड़े चौड़े हाईवेज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। समझ में आया? सरकार देश की तरक्की चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर चाहती है, इसीलिए नई रेलवे लाइंस, क्यों वंदे भारत चला रही है, क्यों बुलेट ट्रेन लाना चाहती है, क्यों चौड़ी चौड़ी सड़कें सरकार बना रही है, क्यों वाटरवेज डेवलप कर रही है। ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप समझ गए क्यों ट्रांसपोर्ट का इतना इंपॉर्टेंस है? वैसे कौन है हमारे देश का रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? तुमको बताना है, मैं बता दूंगा, पर तुम अभी ट्राई करके बताओ। नो गूगल, नो चीटिंग। क्या पूछा? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, बताइए। बात करते हैं सबसे पहले रोडवेज की, मतलब सड़कों की। तो हमारे देश में शेरशाह सूरी नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। इन्होंने जीटी रोड बनाया, जो कि आज भी हम यूज कर रहे हैं। उनका बना सड़क, उनकी बने ये रोड को आज भी हम यूज कर रहे हैं। ये सड़क उन्होंने अपने राज्य को फैलाने के लिए, मजबूत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया था। आज भी हम इसका यूज कर रहे हैं। ये रोड कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। पेशावर पाकिस्तान में है, तो वहां तक जाता है। और हमारे देश की जो हाईवे बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसका नाम है नहाई। नहाई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके पास पावर है सारे हाईवेज का। सर ये हाईवे क्या होता है? ऊंचा वे है क्या? अरे नहीं भाई, वो सड़क जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है, उस सड़क को कहते हैं हाईवे। ठीक है? एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ले जाए, ऐसी सड़क को कहते हैं हाईवे। तो हमारे भारत में हाईवे का जाल कौन बिछा रहा है, कौन सड़कें बना रहा है? तो NHAI बना रही है। हमारे देश में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे है, और 40%, सोचिए, सेकंड लार्जेस्ट होने के बावजूद भी अभी भी 40% गांव ऐसे हैं जहां रोड का पक्का नेटवर्क नहीं है। याद रखिएगा, हमारे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम सुना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसका पर्पस है कि गांव तक सड़कें बनाई जाए। तो अगर आप गांव में सड़कें देख रहे होंगे तो वो गांव का प्रधान, गांव का जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री के फंड से क्या करता है? वो सड़क बनाता है। गांव में पक्की सड़कें बन रही हैं।
तो सड़कों का कितना इंपॉर्टेंस है जरा आप स्क्रीन पे देखिए, क्या गजब का नजारा है। आपको कोई वेस्टर्न कंट्री लग रही होगी, पर नहीं, ये इंडिया है। हाँ, ये इंडिया है मेरे दोस्तों, ये इंडिया है। हाईवे का जबरदस्त जाल, हम वर्ल्ड में बहुत तेजी से नंबर 1 बनने जा रहे हैं हाईवेज के मामले में। तो नेशनल हाईवेज आर रनिंग थ्रू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज। हर बड़ा शहर हाईवे से कनेक्टेड है, और इसको मेंटेन कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। जितने भी बड़े हाईवेज हैं, बड़ी सिटीज को कनेक्ट करने वाले हैं। और लॉन्गेस्ट हाईवे का नाम है NH7। NH7 नंबर याद कर लीजिएगा, वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। और कितना किलोमीटर है? 7700 किलोमीटर है। क्या 7700 किलोमीटर है? और आपको बताना है ये जो लॉन्गेस्ट हाईवे है कहां से कहां तक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं, नेम दी सिटी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस लॉन्गेस्ट हाईवे। तुमको बताना है मेरे सुपरस्टार्स। और नाहाई 1988 में बनाई गई एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक बॉडी है जिसका काम है रोड नेटवर्क को डेवलप करना, मेंटेन करना और इसका मैनेजमेंट करना। क्या क्या बनाती है? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं किस किस टाइप की रोड बनाती है नाहाई। आप देखिएगा NHAI लिखा रहता है, बड़ी बड़ी जगहों पे होर्डिंग्स में लिखा रहता है। हाँ, कभी आप टोल टैक्स की तरफ जाइए, जहां पे गाड़ी का नाका लगा होता है, वहां पे देखिए इसका नाहाई का बोर्ड लगा रहता है, NHAI। तो ये बनाती है एक्सप्रेसवे। सर, ये एक्सप्रेसवे क्या होता है? नाम से सुनो, एक्सप्रेस मतलब जहां पर रुकना नहीं है, लगातार चलना है और हाई स्पीड चलना है, ऐसे को कहते हैं एक्सप्रेसवे। ये हाईवेज होते हैं जो हाई स्पीड के लिए बनाए गए हैं। इसमें बीच में आने वाली और सड़कें नहीं होती हैं, मतलब इंटरकनेक्शन इसमें कम होता है या नहीं होता है। एक एक्सप्रेसवे लगातार लंबा रोड होता है, बीच में कहीं से और कनेक्टेड रोड्स कम होते हैं या नहीं होते हैं। इसमें लिमिटेड पॉइंट होते हैं जहां से आप इस रोड के अंदर घुस सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ लिया, सीधे आप लखनऊ से आगरा पहुंचेंगे। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपका अंत आगरा पे जाके होगा, एकदम आराम से। कुछ घंटों की जर्नी, जहां पहले 8 से 10 घंटे लगते थे लखनऊ से आगरा जाने में, आज ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा 4 घंटा लगता है। जी हां, एक्सप्रेसवे ने क्या कर दिया? फ्यूल बचाया। एक्सप्रेसवे ने सबसे इंपॉर्टेंट हमारा समय बताया। सोचिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अब कारोबार करना कितना आसान हो जाएगा, सामान शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना, प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाना। कमाल के हैं एक्सप्रेसवेज। तो एक्सप्रेसवेज में 6-6 लेन होती है, 8-8 लेन होती है। तो एक साथ सोचिए 4-5 गाड़ियां इधर से और 4-5 गाड़ियां उधर से निकलती हैं, दोनों तरफ से। अब एक्सप्रेसवेज और हाईवेज में क्या अंतर है? एक्सप्रेसवेज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे क्या है, इंटरसेक्शंस नहीं होते हैं, बहुत सारे एक्सेस पॉइंट नहीं होते हैं। क्या बहुत सारे मल्टीपल रोड बीच में आके मर्ज करता है? ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेसवेज के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे रास्ते में आपको रैंप मिलेगा, डिवाइडर मिलेगा, टेलीफोन बूथ मिलेगा, रेस्टोरेंट फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, एक्सप्रेसवेज के बीच में ही मिलेंगे, ठीक है ना। और कुछ बड़े एक्सप्रेसवे, जिसमें से मैंने नाम दिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 3.5 घंटे में आगरा से लखनऊ बाय रोड। हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप भी अपनी फैमिली के साथ अगर एक्सप्रेसवेज में गए होंगे तो गजब का बहुत मजा आता है एक्सप्रेसवे में जाने में। क्या कहते हैं? खास करके अपनी गाड़ी में अगर आप गए होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। हाँ, मेरे सुपरस्टार्स, कौन सा एक्सप्रेसवे तुमने यूज किया इनमें से? दूसरा देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा टू आगरा जाता है। और अगला एक्सप्रेसवे देखिए, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे जिसमें 4 लेन थी, वो यही था, अहमदाबाद वडोदरा। और एक्सप्रेसवे देखिए, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, गुड़गांव से दिल्ली जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा टू नोएडा एक्सप्रेसवे। सोच लीजिए, कमाल का हमारा देश है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे अब बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमारे देश में 2 फ्रीवेज भी बन गए हैं। क्या क्या क्या? 2 फ्रीवेज। ये क्या होते हैं? सब फ्रीवेज क्या होते हैं? ईस्टर्न फ्रीवे, वेस्टर्न फ्रीवे और बांद्रा सी लिंक। हाँ, बांद्रा सी लिंक वेस्टर्न फ्रीवे का पार्ट है, जिसमें सिर्फ कार और बसेस को जाना अलाउड है। ये एक एक्सप्रेसवे की तरह ही एक खुली सड़क है, एक चौड़ी सड़क है जो गुड्स एंड पीपल को कैरी कर रही है। मैंने बताया कार्स एंड बसेस के लिए बनाया गया है बांद्रा वर्ली सी लिंक। हाँ, समुद्र के ऊपर से, क्योंकि ये सिटी कंजेशन को कम करने के लिए, सिटी ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए फ्रीवेज। ठीक है, हमारे देश में सिर्फ 2 बड़े फ्रीवेज अभी है जो वर्किंग में है। अब आते हैं कुछ और एक्सप्रेसवे, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जैसा नाम लिखा है क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला फिगर। तो एक ऐसा रोड 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ता है। आप जानते ही हैं देश की 4 मेट्रो सिटीज कौन है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इन चारों को जोड़ने वाला मेट्रो, इन चारों मेट्रो टाउन्स को जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये एक सबसे चौड़ी सड़क है। इस चौड़ी सड़क की खास बात क्या है कि इसमें ह्यूज ट्रैफिक एक साथ मूव कर सकती है और साथ में कनेक्टिंग टाउन्स है, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत। क्या फायदा है? बड़ी सिटीज को जाना इजी हो गया है, एक्सेस टू बिग सिटीज हो गया है, ट्रक ट्रांसपोर्ट इजी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल हो पाई है। और देखिए, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब नॉर्थ से, इंडिया के नॉर्थ से इंडिया के साउथ तक का रोड, इसीलिए नॉर्थ साउथ रोड। ये भारत का लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। कौन सा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। और इसमें 4 से 6 लेन के एक्सप्रेसवे है और ये श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। नॉर्थ में श्रीनगर, साउथ में कन्याकुमारी, हाँ, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। और उसी तरह से ईस्ट वेस्ट में कौन सा है? पोरबंदर इन दी वेस्ट एंड सिलचर इन दी ईस्ट।
पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्मस्थान सिलचर। हां सोचिए, ये हमारे देश में प्लस बना रहे हैं। देखिए मैंने कहा ईस्ट वेस्ट और मैंने कहा नॉर्थ साउथ, प्लस बना रहे हैं सड़कें। और आता है स्टेट हाईवेज। तो ये स्टेट हाईवेज और उनमें अंतर क्या है, नेशनल हाईवे में क्या अंतर है? देखिए स्टेट के अंदर आपको मूव करना है, हाँ विद इन दी स्टेट। मैं जैसे यूपी में रहता हूं, अब मुझे मेरे शहर से नजदीक वाले शहर में जाना है, मुझे मेरे शहर में वाराणसी में रहता हूं, ठीक है, आपको पता ही है, आपके गूगल सर तरुण वानी वाराणसी में रहते हैं। हाँ आप में से बहुत लोगों ने मुझे मिला भी है और मैं भी आपसे मिला हूं। तो वाराणसी से मुझे भदोही जाना है, मुझे वाराणसी से गाजीपुर जाना है, वाराणसी से मुझे मुगलसराय जाना है, वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है। तो सबके लिए मैं यूज करूंगा स्टेट हाईवे। मतलब विद इन दी स्टेट जाना हो तो आप उसका यूज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड विद इन दी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मार्केट्स में अंदर जाना है तो डिस्ट्रिक्ट। और रूरल रोड्स क्या करते हैं, गांव के नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं सिटीज के साथ। कुछ और भी टाइप के रोड्स होते हैं, जैसे बॉर्डर रोड होता है। ये रोड सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरियाज में बनाया गया है, मतलब वहां जहां हमारे देश की बाउंड्री और दूसरे देश की बाउंड्री मिल रही है, उसे कहते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर रोड बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड है, मतलब ये वो रोड्स हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि दुश्मन यहीं से आ सकता है और हमें अपनी सेना को हथियार पहुंचाना है, खाना पीना पहुंचाना है, तो हमें बॉर्डर रोड को संभालना होगा। तो बॉर्डर रोड कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ एक संस्था है, क्योंकि वो सबसे दुर्गम इलाका होता है, सबसे मुश्किल इलाका होता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1916 में बनाई गई थी, जिसका काम है बॉर्डर एरियाज में। इमेजिन करिए, हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, तिब्बत के साथ बॉर्डर है। सब में रोडें चाहिए, सब में रोड चाहिए। तो सबसे दुर्गम रोड्स यहां पे बनती हैं, सबसे ऊंची रोड्स बनती है, और यहां पे रोड बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि नॉर्मल प्लेन इलाका नहीं है, सबसे दुर्गम इलाका है और चारों तरफ दुश्मन भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ सैनिक बना सकते हैं, और ये देश के वीर सैनिक कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले। समझ गया ना कितना इंपॉर्टेंट है? तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड। समझ गए हैं कितने टाइप्स के रोड हो सकते हैं। अब रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस, मैं पॉइंट्स तो ज्यादा बताऊंगा, आप कोशिश करिएगा 3 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिए। कितने? 3 कम से कम कर लीजिएगा, उससे कम मत करिएगा। तो पहला एडवांटेज है कि रोड ट्रांसपोर्ट आपके घर तक पहुंचाएगी, आपके नियर टू दी योर ओन हाउस पहुंचा देगी। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इजी आता है। रोड वहां भी बनाया जा सकता है जहां पे रेलवे नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि रेलवे डिफिकल्ट टेरेन में ले जाना मुश्किल है। पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में रेलवे ले जाना मुश्किल है, पर रोड ले जाना आसान है। रोड डोर टू डोर सर्विस देती है, आपके घर पर सामान उतार सकती है। पेरिशेबल गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना रोड से ही पॉसिबल है, मतलब दूध हो, सब्जियां हो, तो रोड के ट्रांसपोर्ट से ही, क्योंकि फार्मर्स नियर बाय एरिया से आपके घर, आपकी सब्जी मंडी तक सामान ले आते हैं, रोड की मदद से लाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट दूसरे ट्रांसपोर्ट को सप्लीमेंट करता है, मतलब रेलवे या एयरवेज बिना रोड के काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे आपके घर तक नहीं पहुंचाएगी, रेलवे तो रेलवे स्टेशन में छोड़ेगी। आपको घर पहुंचना है तो रोड तो लेके ही आना है। तो हर हाल में रोड दूसरे ट्रांसपोर्ट को सप्लीमेंट करती है। रोड की बुराइयां, हाँ रोडवेज में भी कुछ कमी है। सबसे बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोड है वो बहुत अच्छे नहीं है, पॉटहोल से भरे रास्ते हैं। हाँ बड़े उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, अक्सर इसको मेंटेन नहीं किया जाता है। खराब रोड है, जिसकी वजह से व्हीकल्स खराब हो जाते हैं। हाँ कितनी गाड़ियां आपकी खराब हो जाती है, देखिए घिस जाती है गाड़ी, कितनी जल्दी तुम्हारी पुरानी हो गई है। हाँ गाड़ियां घिस रही है, गिर रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों? रोड खराब है। और तो और बहुत सारे चेकपोस्ट लगा दिए गए हैं, टोल नाका लगा दिया गया है। जैसे सड़क के बाहर निकलो खूब सारे, हाँ जैसे शहर के बाहर जाना चाहोगे खूब खर्चा लगेगा तुम्हारा, टोल ऑक्ट्राय बहुत लगेगा। आओ रोड की समस्या को दूर करते हैं और रेलवे से शुरुआत करते हैं। दूर जाना है, नानी के घर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है और आराम से जाना है, सोते हुए जाना है, वॉशरूम एंजॉय करना है, पैदल चलना है, और ये सब सुविधा रोड में नहीं पॉसिबल है। हाँ रोड ट्रांसपोर्ट में आप जिस भी गाड़ी में है उसी गाड़ी के अंदर ज्यादा टाइम रहते हैं। अब चाहे वो बस हो चाहे अपनी पर्सनल कार हो, और ट्रेन में तो आप उठ करके चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, वॉशरूम का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे बेटर माना जाता है। और दूसरा, फ्रेट कैरी करने के लिए, गुड्स कैरी करने के लिए रेलवे इज द चीपेस्ट। ठीक है, विद इन द लैंड में है ना, इंटरनेशनल के लिए चीपेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रेलवेज कम चलती हैं। तो रेलवे इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर्स। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई टू थाने गई थी। मुंबई के नजदीक एक छोटा सा शहर है थाने, जब अंग्रेजों ने पहली रेलगाड़ी बनाई। 1951 में हमारी सारी रेल यूनिट्स को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। अंग्रेजों के जाने के बाद गवर्नमेंट इसकी मालिक बन गई। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक बन गई और इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क बना दिया। एक समय में 18 मिलियन पैसेंजर्स हमारे देश में ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ मतलब 1,80,00,000 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे रेलवे में 17 जोन्स हैं और 3 तरह के ट्रैक हैं। रेल की पटरियां 3 टाइप की हैं। सर कौन सी 3 टाइप? हाँ 3 टाइप की रेल की पटरियां हैं। जो रेल चलती है तो रेलगाड़ी पटरियों में चलती है ना, 3 तरह के ट्रैक है। उनकी ट्रैक की दूरी से ट्रैक डिसाइड किया गया है। सबसे पहला ट्रैक है ब्रॉड गेज, जिसपे बड़ी गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि ये 2 रेल की पटरियों की दूरी 1.676 मीटर है। क्या मैंने कहा? एक रेल की पटरी ये है, दूसरी रेल की पटरी ये है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 1.676 मीटर है। तो जब रेल की पटरी चौड़ी होगी तो रेलगाड़ी ऊपर से बड़ी होगी। हाँ रेल के डब्बे और कोच बड़े होंगे, आप ज्यादा आराम से बैठ पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे, ज्यादा सामान रख पाएंगे।
इसीलिए सारी बड़ी रेलगाड़ी क्या है, हाँ सारे बड़ी, आप जिस स्टेशन में बैठ रहे हैं, आप किसी भी बड़े स्टेशन में बैठ रहे हैं, ज्यादातर ब्रॉड गेज, हमारे देश में ब्रॉड गेज सबसे ज्यादा है। और एक रेलवे लाइन है जिसका नाम है कोंकण रेलवे लाइन, जिसको बहुत मुश्किल से बनाया गया था, अभी रिसेंट कंस्ट्रक्शन है इसका। हाँ, ये एक प्लेस है महाराष्ट्र में रोहा, वहां से मैंगलोर जाती है और सबसे दुर्गम इलाका, सबसे डिफिकल्ट टू मूव इलाके में बनाया गया है। उसके बाद दूसरा टाइप, सेकंड टाइप रेलवे आ रही है, सेकंड टाइप गेज आ रहा है मीटर गेज। मीटर गेज में दो रेल पटरियों के बीच का, दो रेल की पटरी, ये रेल की पटरियां हैं, इनके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्ट 1 मीटर है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये 11% है। ये थोड़ी छोटी ट्रेन होती हैं, हाँ ये थोड़ी छोटी छोटी, स्पीड भी कम होती है, ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में ट्रेन होती है मीटर गेज। और नैरो गेज ये इससे भी कम होती है, इसकी जो रेल की पटरियों का गैप है सबसे कम है, इनका गैप सबसे कम है 0.76 या 0.61। ज्यादातर ये रेल जो ट्रैक्स हैं वो खिलौने वाली रेल ट्रैक्स होती हैं, या वो ट्रेन जो टॉय ट्रेन टाइप की होती है, जूस के अंदर होती है, हाँ जू में होती है, हिली एरियाज में होती है, बहुत छोटी ट्रेन होती है, आप इसमें चढ़ उतर भी सकते हैं, ज्यादातर स्लीपर नहीं होता इसके अंदर। बात करते हैं एडवांटेज, तो रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि इसमें पेरिशेबल गुड्स भी जा सकता है, गुड्स भी कैरी हो सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे सस्ता है। हाँ, आपकी गाड़ी से अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत पैसा लगेगा, अरे भाई तेल लगेगा, टोल टैक्स लगेगा, हाँ आपकी गाड़ी आपको बहुत महंगा पड़ेगा एक शहर से दूसरे शहर जाना, पर आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं सस्ता पड़ेगा। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट से रॉ मटेरियल लिया जा सकता है, फिनिश गुड मार्केट तक पहुंचा जा सकता है, विलेज से सिटीज को कनेक्ट किया जा सकता है ना, गांव और शहर आपस में मिल सकते हैं रेलवे की मदद से। पुलिस का मूवमेंट, ट्रूप्स का मूवमेंट, आर्मी का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेलवे से इजीली पॉसिबल है। रेलवे की जर्नी कंफर्टेबल है, रेलवे में आप स्लीप कर सकते हैं, सेफर है रेलवे, मोर सेफर है एज कंपेयर टू रोडवेज। हालांकि रेल में भी हादसे हो रहे हैं। अब बुराइयां, डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूट नहीं है, मतलब रेल आपकी मर्जी से नहीं रुकेगी, आप जिस प्लेटफॉर्म पे रुकना चाहते हैं जरूरी नहीं है वहां पे उसका स्टॉपेज हो, इसीलिए आप वही ट्रेन चुनिए कि जो आपके घर के स्टेशन के नजदीक हो, है कि नहीं है। बहुत सारी ट्रेनें होती है जो आपके स्टॉपेज में नहीं रुक रही होती हैं, तो इसीलिए रूट्स उसका आप डिसाइड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और समस्या क्या है, हिली एरियाज में ट्रैक बिछाना मुश्किल है, रिमोट एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में जो डिस्टेंसेस बहुत लॉन्ग है। अब सोचिए आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो आपको कई दिन लग जाएगा, अरे बाप रे ट्रेन में पक जाओगे, हाँ ट्रेन में एकदम पक जाओगे, टायरिंग हो जाएगा। और स्टीम इंजन जो कि बंद हो चुकी है वो भी एक कॉज ऑफ पॉल्यूशन था। और एक समस्या और भी है ट्रेनों की, वो ओशंस को क्रॉस नहीं कर सकती। हाँ भाई ट्रेन उड़ती थोड़ी है, तो अब उड़ने वाली चीज जो ओशन क्रॉस कर सके नाम है एयर ट्रांसपोर्ट। द मोस्ट, ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिस्टेंट कम्युनिकेशन। मतलब जहां पर सबसे दुर्गम इलाका है, जहां पे रोड नहीं बन सकता, जहां रेलवे नहीं बन सकती है, वहां एयरपोर्ट से अर्थात एयर ट्रांसपोर्ट से जाया जा सकता है। और हमारे देश में सबसे पहला एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल हुआ था 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और एयरपोर्ट्स को कौन मेंटेन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है एयरपोर्ट को मेंटेन करना, अपग्रेड करना, डेवलप करना। हाँ, जो आप आजकल नए और बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स देख रहे हैं सब इसी की करिश्मा है। आइए, पवन हंस, ये हमारे देश का हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली बॉडी है। इसका काम है, अगर आपको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए हेलीकॉप्टर की, तो ये पवन हंस गवर्नमेंट की बॉडी है, यही काम करती है, चार्टर फ्लाइट्स देती है। अब आता है एयरवेज के फायदे। सबसे बड़ा फायदा है सबसे आराम की जर्नी है, वैसे कहते हैं स्टेटस की जर्नी है क्या, हाँ स्टेटस की जर्नी है, कंफर्ट की जर्नी है क्या, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट नेचुरल क्लैमिटीज में भी बहुत मदद करती है। हाँ, जब सोचिए कहीं पर बाढ़ आ गई है, सारी सड़कें खत्म हो गई है, पर आप क्या कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से, एरोप्लेन की मदद से फूड पैकेट ड्रॉप कर सकते हैं, लोगों को ऊपर ले जा सकते हैं। सोचिए, इमेजिन करिए, अर्थक्वेक आया हुआ है, सारी सड़कें खत्म, अर्थक्वेक आया हुआ है, सारी सड़कें खत्म और रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ध्वस्त हो गया है, पर फिर भी एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको मदद कर सकता है, उन क्लैमिटी में मदद कर सकता है। और फायदा क्या है, स्पीड एंड ईज, कितना आराम है और कितना जल्दी है, बहुत कम समय में ही आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। सैंडी डेजर्ट हो पार कर जाएंगे, और बैरियर्स ऑफ माउंटेन्स हो पार कर जाएंगे, तो कैसा भी दुर्गम इलाका हो, है ना, फॉरेस्ट हो, वाटर एरिया हो, सबको पार कर जाएगा कौन, एयर ट्रांसपोर्ट। बुराई क्या है एयर ट्रांसपोर्ट की, एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा होता है। हाँ भाई, टिकट महंगी है एयरप्लेन्स की, नॉर्मल जो आप इकोनॉमी क्लास में जाएंगे वो भी महंगा है। और एयर ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है वेदर पे, फ्लाइट्स ज्यादातर क्या होती है, मौसम के कंडीशन पे डिपेंड करती है, फॉगी वेदर में या बहुत ज्यादा डेंस क्लाउडी वेदर में नहीं चलाया जा सकता है। और एयर ट्रांसपोर्ट से एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। और एक समस्या एयर ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा है वो है ये ज्यादा हैवी वेट कैरी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इसकी कैपेसिटी टू कैरी हैवी वेट कम है। हाँ भाई, हवा में ले जाना है ना, इसीलिए आप लोगों को पता है, जब आप जाते हैं एयर से कहीं जाते हैं, एयर ट्रेवल करते हैं, तो आपको बैगेज जो होता है वो कहते हैं 15 किलो से ज्यादा का बैगेज नहीं ले जा सकते। अगर आपने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली है, और हाथ में कितना बैग कैरी कर सकते हैं, हाथ में बैग कैरी कर सकते हैं 7 किलो तक, उससे ऊपर कैरी करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अगला ट्रांसपोर्ट जो आपको पैसा सबसे कम देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मोस्ट एफिशिएंट चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब धरती में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट, सबसे फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, सबसे लेस वेस्टेज करने वाला ट्रांसपोर्ट, तो जवाब है वाटर ट्रांसपोर्ट। सर ऐसा क्यों? देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको वाटर बनाना नहीं है, कहीं पर पानी बिछाना नहीं है, पानी तो नेचुरल है ही। अब गंगा नदी नेचुरली है,
समझ गए कि नहीं है? तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके लिए आपको देखिए, अब रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन की पटरी बिछानी पड़ेगी ना, एयरपोर्ट आपको बनवाने पड़ेंगे तभी तो एरोप्लेन उतरेंगे ना वहां पर। हाँ, यहां पे तो कुछ करना ही नहीं, सब नेचर में अवेलेबल है। तो वाटरवेज, अब रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स और समुद्र दोनों का हम यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज, मतलब वो वाटरवेज जो शहर के देश के अंदर है। हाँ, आउट मतलब कोस्टल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शहर और देश के अंदर, बाउंड्री के अंदर है। और इनमें से मैंने कहा हमारी बड़ी नदियां जो खास करके नॉर्थ की नदियां हैं, खास करके गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हाँ ब्रह्मपुत्रा और इंडस, और सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना। ये सब जो बड़ी नदियां हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज में पानी हमेशा भरा रहता है। साउथ की नदियों में, पेनिसुलर नदियों में रिवर ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि साउथ की नदियां सीजनल नेचर की है। हाँ, साउथ की नदियां मतलब कावेरी बात करें, गोदावरी बात करें, कृष्णा बात करें, इनमें पानी सिर्फ रेनी सीजन में रहता है। और ये स्नोफेड नदियां नहीं है, रेनफेड नदियां हैं, मतलब बारिश पर डिपेंडेंट नदियां हैं। और समस्या क्या है वहां पर, ये नदियां थोड़ी छोटी भी होती हैं और ज्यादातर ये जिस टेरेन से ब्लो करती हैं, जिस टेरेन से फॉल करके आती हैं, वहां अक्सर रैपिड्स होता है, वाटरफॉल्स होता है, अक्सर पानी ऊपर से नीचे गिरता है इन नदियों का। कहां? साउथ की नदी, क्योंकि वहां का टेरेन क्या है, रॉकी है। हाँ, टेरेन वहां का, सरफेस वहां का रॉकी, ज्यादातर माउंटेनियस रीजन है। जबकि नॉर्थ की नदियां प्लेन से ब्लो कर रही हैं, फ्लैटलैंड से ब्लो कर रही हैं, रिस्क फ्री है। समझ में आया? हमारे देश में वाटर वेज को चलाने के लिए भी एक बॉडी बनाई गई है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? हाँ भाई, जब रोड बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाया जा सकता है, एयरपोर्ट चलाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? ये पानी में जो शिप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं इसको कंट्रोल करती है, इसका काम है इसको एडमिनिस्टर करना। सबसे पहले बनाया गया था NW1, जैसे NH बनाया गया था वैसे NW बनाया गया, जिसका नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि गंगा नदी से बनाया गया है। इसको कनेक्ट करती है हुगली नदी तक, गंगा से हुगली नदी तक जाने वाला ये पहला वाटरवे ट्रांसपोर्ट है। दूसरा है NW2, जैसे NH1 होता है वैसे NW है, नेशनल वाटरवे। ठीक है, ये रिवर से हम एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हैं थ्रू रिवर ट्रांसपोर्ट। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी से जा सकते हैं हम लोग, कहां तक? सादिया तक। ब्रह्मपुत्र नदी का यूज करेंगे, जिसमें डुबरी पंदू जो कि गुवाहाटी में है, वहां से हम डिब्रूगढ़ सादिया तक जा सकते हैं, नेशनल वाटरवे 2, NW2। उसी तरह से NW3 जो कि कोल्लम से कोट्टपुरम में है। और जबकि NW4 क्या करता है? ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज को। इस तरह से कई सारे वाटरवेज हैं, आपको पहले 2-3 ही याद रखने हैं। बात करेंगे ओशन वाटरवेज, मतलब कि जो समुद्र का हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग। और मैंने कहा सबसे चीप है ओशन का ट्रांसपोर्ट यूज करना। कितना है? देखिए हमारे पास कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर, मतलब 7500 से ज्यादा हमारे देश में क्या कोस्ट लाइन है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और हमारे देश का क्या, इंडिया का खास बात क्या है? बिगेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड है हम। ठीक है ना, बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। 12 मेजर पोर्ट है और 187 माइनर और अदर पोर्ट्स हैं। अब आते हैं पोर्ट क्या होता है। पोर्ट एक ऐसा एरिया होता है समुद्र का जहां पर शिप्स आके रुकती हैं, यहां पे लोडिंग अनलोडिंग ऑफ दी शिप्स किया जा सकता है, उसे कहते हैं पोर्ट्स। 80% ऑफ पोर्ट किस काम आते हैं? कार्गो ट्रैफिक के काम आते हैं। अब कुछ मेजर पोर्ट्स की बात कर लें। सबसे मेजर पोर्ट में से एक हुगली पोर्ट। हाँ, हुगली नदी पे बना, हुगली नदी का है कोलकाता पे। हाँ, अगर आप कोलकाता होंगे या आप मेरे कोलकाता के सुपरस्टार होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा, ये वेस्ट बंगाल में एक रिवराइन पोर्ट है, अर्थात रिवर कनेक्टिंग टू सी, रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, मतलब इसको नदी पे बनाया गया है ताकि शिप नदी से शहर के अंदर तक और इंटरनल पार्ट तक पहुंच सके, इसलिए नाम है रिवराइन पोर्ट। ठीक है, हुगली नदी के बैंक में बनाया गया है। इसी के बगल में है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कहां बनाया गया है? हुगली पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है हल्दिया। हाँ, एक प्लेस का नाम है हल्दिया। और कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट है, ये उड़ीसा में है, जिसका काम है आयरन ओर और कोल के क्या करना, ट्रांसपोर्ट को संभालना। उसी तरह से विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। लैंड लॉक का मतलब होता है लैंड में बनाया गया है, गहराई पर बनाया गया है। इसको मैन मेड पोर्ट है, जिसका काम है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रीटमेंट करना, हैंडलिंग करना। भारत का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? चेन्नई। हाँ, चेन्नई। ठीक है, साउथ में तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। नेक्स्ट आता है कांडला। कांडला एक टाइडल पोर्ट है और फ्री ट्रेड जोन है। हाँ, गुजरात में है कांडला। नेक्स्ट है मुंबई, नेचुरल हार्बर वेस्ट कोस्ट में और बिगेस्ट पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट हमारे इंडिया का। बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई। एक और पोर्ट बनाया गया, नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नवसेवा पोर्ट बोला जाता है। ये बिगेस्ट और अल्ट्रा मॉडर्न सी पोर्ट है जो मुंबई के ऑफ कोस्ट बनाया गया है। ये जो मुंबई पोर्ट है उससे भी बेटर बनाया गया है। इसमें मोस्ट मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी दी गई है। इसमें यूनिक मशीन्स लगाई गई हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स लगाई गई हैं, जिसका काम है कंटेनर्स को, बर्थ्स को शिप में लोड करना, शिप्स में लोड करना और इजीली ट्रांसपोर्ट कैरी करना। ये कॉस्ट इफिशिएंट है, मतलब बहुत कम खर्चों में क्या करता है, शिप में क्या करता है, सामान लोड और अनलोड कर देता है। सब ऑटोमेटिक है, यहां पर काम होता है। नेक्स्ट है मार्मागोआ, जिसको हम गोवा भी कहते हैं। ये एक नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, बात करेंगे वाटरवेज। तो मैंने कहा वाटरवेज सबसे फायदेमंद है। अगर सबसे सस्ता कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो वह वाटरवेज किसके लिए फायदेमंद है? हैवी और बल्कि के लिए। आपको हजारों लाखों टन सामान अगर भेजना है तो आप रोड से नहीं भेज पाएंगे। हाँ, ऐसी ट्रक नहीं बनी है कि जो इतना ज्यादा भारी सामान उठा पाए।
हाँ, और यहां तो रेलवे भी नहीं संभाल पाएंगे, पर शिप संभाल लेती है। सच कह रहा हूं, शिप्स इतनी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि आप कल्पना करिए जितना बड़ा आपका स्कूल है, हाँ, जितना बड़ा तुम्हारा स्कूल है, कई बार उससे भी कई गुना बड़े साइजेस की शिप्स होती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, उस शिप के अंदर अपने आप में सब कुछ है। उन शिप्स को क्रूज लाइन शिप्स कहते हैं, जहां अपने आप सारी कॉलोनी टाइप की बसी हुई है। वहां होटल्स हैं, लॉजेस हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, पूल पार्लर है, बैडमिंटन कोर्ट है, वहां फुटबॉल कोर्ट है। सच कह रहा हूं, मतलब शिप के अंदर सब कुछ है जो आप कल्पना कर सकते हैं, जो शहर में होना चाहिए। चलता फिरता शहर है लाइनर शिप्स, क्रूज लाइनर शिप्स। समझ में आ गया? कंफर्ट के मामले में वर्ल्ड बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट सेफ है, ठीक है। बुराई भी है वाटर ट्रांसपोर्ट में, सब अच्छाई नहीं हो सकती ना। तारीफ तो मैंने बहुत कर दी शिप्स की, बुराई भी है। पहली बुराई क्या है? वेदर पे डिपेंडेंट है। हाँ, जब बहुत ज्यादा टॉर्नेडो या तूफान चल रहा हो या साइक्लोन्स आ रहे हो तो शिप का ट्रांसपोर्ट ट्रेवल खतरा है। समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहर आती है ना, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने से अक्सर लोगों को सी सिकनेस हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा शिप में चलने से नौसिया हो जाता है। और बीमारी क्या है? जो शिप ट्रांसपोर्ट है वहीं पे वाटर ट्रांसपोर्ट वहीं पॉसिबल होगी जहां पे रिवर नेविगेबल हो, मतलब जहां नदियों पे नाव चलाई जा सकती है। जिन नदियों में नेविगेबल ही नदियां नहीं है, तब क्या करोगे? तब तो तुम पानी अपने आप से नहीं बहा पाओगे ना, इतना तो पानी नहीं ला पाओगे ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ओशन रूट्स और नेविगेबल रूट्स में ही पॉसिबल है। अब पोर्ट एंड हार्बर में क्या अंतर है? पोर्ट PORT, तो पोर्ट वो एरिया है जहां पे इंसानों ने बनाया शिप को रोकने के लिए, शिप से सामान उतारने के लिए। हार्बर नेचुरल बना रहता है। हार्बर वो प्लेसेस हैं जहां पर वाटर बॉडीज में हम शिप को ठहराते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपकी गाड़ी का गैरेज है कि नहीं है? हाँ, गैरेज जहां पर गाड़ी बनती है, जहां पर सामान गाड़ी का रिपेयर होता है, तो वो जगह है हार्बर। समझ में आया? अब बात करेंगे, ज्यादातर जो पोर्ट होते हैं वो नेविगेबल एरियाज में होते हैं, वहां पर लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मशीनरी होती है। जबकि नेचुरल हार्बर क्या होता है? जिसके आसपास एंट्रेंस टू द सी होता है, लैंड नियर टू द सी होती है, उन जगहों पे होता है। जहां पोर्ट होता है वहां पर लोग शिप में सामान लोड और अनलोड कराते हैं, वहां मशीनें लगी होती है, क्योंकि मैंने कहा ये आर्टिफिशियल होता है। जबकि हार्बर का खास काम क्या है? शिप को पार्किंग देना, शिप को एंकरेज देना। एंकरेज मतलब शिप खड़ी है, 2-3 महीने तक नहीं जाने वाली है, शिप यहीं खड़ी रहेगी 2-3 महीने तक, तो कहां रखोगे? गैरेज में रखोगे गाड़ी को अपनी। वैसे शिप को कहां रखोगे? हार्बर में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्ट्स आर वेरी लार्ज, क्योंकि पोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वेयर हाउसेज होते हैं, क्योंकि शिप का सारा सामान उतर के क्या करा जाता है? पोर्ट में चला जाता है। ठीक है, और जबकि वेयर हाउसेज में चला जाता है, जबकि नेचुरल हार्बर्स में ये सब फैसिलिटीज नहीं होती।